चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। इस वक्त आपको सीधे ले चलते उत्तर प्रदेश के अयोध्या के मिल्कीपुर में। इस वक्त आपको बता दें जो अभी अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक लगातार आगे बढ़ते हुए जीत की तरफ है बीजेपी के कैंडिडेट। बता दें आपको कि मिल्कीपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे है फिलहाल, और इससे पहले जब अंतर था तो अंतर बहुत ज्यादा था, लेकिन अब जो बढ़कर है वो 42,886 वोटों का हो गया है। तो तकरीबन 43,000 वोटों से आगे है भारतीय जनता पार्टी। और ऐसे में सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत पासवान काफी ज्यादा पीछे हैं, तकरीबन 43,000 वोटों से पीछे, यानी कि जो अंतर है वो काफी ज्यादा है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, और ऐसे में मिल्कीपुर सीट अब समाजवादी पार्टी के हाथ से खिसक गई है, क्योंकि ये सीट तब खाली हुई थी जब यहाँ से अवधेश प्रसाद जो यहाँ मौजूदा उस वक्त के विधायक थे वो सांसदी का चुनाव लड़े और अयोध्या से वो सांसद बन गए। उस वक्त ये सीट खाली हुई थी, उनके बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दे दी गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से। और अजीत पवार जो है, माफ कीजिएगा, अजीत प्रसाद जो है वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, और अब जो है वो हार की तरफ है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अंतर काफी ज्यादा है, 43,000 वोटों का तकरीबन अंतर है, तो ये अंतर काफी ज्यादा हो गया है और इसको पाट पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि कई राउंड की जो काउंटिंग है वो अब जो है वो खत्म होने की कगार पर है, और ऐसे में जो ये अंतर है इसको अब पाट पाना बेहद मुश्किल लग रहा है। तो एक बड़ी हार समाजवादी पार्टी की और बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की मिल्कीपुर सीट पर कहेंगे, क्योंकि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, इस पर पूरी जान झोंक दी थी भारतीय जनता पार्टी ने। 25 कैबिनेट मंत्रियों को लगा दिया था चुनाव प्रचार के लिए, बूथ स्तर पर और पन्ना प्रमुख स्तर पर। और चलिए इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रमाकांत मिश्रा जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, स्वागत है सर आपका। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, समाजवादी पार्टी की नेता है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूजा जी, सीधे रुख आपका कर लेती हूँ। मिल्कीपुर सीट पर तो सभी की निगाहें थी और आप जीत को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त भी थे, क्या हुआ यहाँ पर? तो तकरीबन 43,000 वोटों का अंतर है यहाँ पर। नेहा जी आपको नमस्कार, और साथी प्रवक्ता को भी मेरा नमस्कार। नेहा जी देखिए, जो है हालांकि जो भी परिणाम आ रहा है, हमें पता होता है कि कोई भी चुनाव हो उसका दो में से एक ही परिणाम आपके पास आता है, या तो हार आती है या तो जीत आती है। और हम जो है मतलब हार से परेशान है, और जीत होती तो भाई बेहतर होती, लेकिन हाँ हमें परेशानी है जो इलेक्शन कमीशन का जिस तरीके से चुनाव के दौरान रवैया रहा, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार कंप्लेंट्स करती रही और चुनाव आयोग ने उस पर संज्ञान ही नहीं लिया, हमें उससे परेशानी है। हमें लगता है कि भाजपा को भी थोड़ा इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए था कि लोकतांत्रिक तरीके से, पारदर्शी तरीके से चुनाव होता, और उसके बाद भी अगर वो जीते तो हम मानते कि हाँ जनता का जनादेश उनके पक्ष में जा रहा है, हमारे पक्ष में नहीं है। और भाजपा को भी अच्छी तरीके से पता चल पाता कि वाकई में क्या जनता जो है उनके साथ में है कि नहीं। यहाँ पे तो जो देखा जाए ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा और समाजवादी पार्टी या पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में लड़ाई थी, यहाँ तो पूरा का पूरा सरकारी तंत्र लेते हुए, प्रशासनिक तंत्र लेते हुए एक तंत्र के साथ जो है और जनता की लड़ाई थी, और जिसका परिणाम निकल करके ये आ रहा है कि तंत्र जो है मुझे लग रहा है विजयी होते हुए दिख रहा है, और जनता जो है हारते हुए नजर आ रही है मिल्कीपुर में। ठीक है, रमाकांत जी कह रहे हैं तंत्र जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी नहीं। देखिए नेहा जी, ये बिल्कुल, मैं तो अभी इनकी जो शालीनता है ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मैं तो साधुवाद देता हूँ पूजा जी को, जिस तरह का अभी शालीनता है। यही लोकसभा चुनाव में जब हमने देखा था तो किस तरह से आपने देखा था फैजाबाद सीट के ऊपर में आप लोग कितना एग्रेसिव थे, यही तो चीज हम लोग एक्सेप्ट कर रहे थे। लेकिन आज मिल्कीपुर का जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, मुझे लगता है 16वें राउंड खत्म होकर के 40,501 के करीब वहां से बढ़त हो रही है। मुझे लगता है जो कि इस तरह के जब नतीजे आते हैं तो कहीं न कहीं आपको, मुझे लगता है जो कि अयोध्या और का जो सीट आपने लोकसभा चुनाव में जीता था,
निश्चित तौर पर फैजाबाद का जो सीट जीता था आपने, मिल्कीपुर का जो विधानसभा चुनाव का नतीजा है वो कहीं न कहीं अहंकार टूटा है समाजवादी पार्टी का, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और निश्चित तौर पर जो झूठ की फसल काट रहे थे, ये तो उस वक्त आए थे, भगवान श्री राम ने भी नकार दिया आप लोगों को, अब तो राम लगा आशीर्वाद मिल गया। देखिए नेहा जी, मैं तो कह रहा हूँ ये जो झूठ की फसल काट रहे थे ना अभी तक, ये इनके मुख पर काबिज है। आज चुनाव आयोग को ये दोष दे रहे हैं। मुझे लगता है कि यही चीज हमने जब हमें मिली थी जब फैजाबाद सीट पे, उस समय में भी हमने चुनाव आयोग के ऊपर में कोई ठिकरा नहीं छोड़ा था। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के संयोजक कह रहे हैं चुनाव आयोग मर चुका है, ऐसे शब्दों से जब ऐसे संगठन को नामित किया जाता है तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इनके अंदर में लोकतंत्र खत्म हो चुकी है, इनके अंदर में संवेदनाएं खत्म हो चुकी है, इनके अंदर में विषय खत्म हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो बदलाव है, ये जो नतीजे हैं, कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को अपनी औकात, अपनी जगह दिखाई है। और मुझे लगता है जो कि ऐसे जगह नतीजे जब आते हैं तो निश्चित तौर पर एक संगठन का किस तरह से हमने वहां पर काम किया। ठीक है पूजा जी, देखिए जवाब दीजिए, क्योंकि ये इससे पहले जब लोकसभा चुनाव हुए थे, नतीजे आपके पक्ष में आए थे, तब बड़े अच्छे चुनाव हुए थे, चुनाव आयोग ने भी बहुत निष्पक्ष तरीके से काम कराया था। लेकिन अब जो इसके नतीजे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, हालांकि अभी ये रुझान नहीं है, लेकिन जो फासला है उससे स्पष्ट हो रहा है कि जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है। तो आप लोग कहते हैं कि देखिए जो निष्पक्ष चुनाव है वो नहीं हुआ। नेहा जी देखिए, हालांकि जो 2024 का जो परिणाम आया था उसके बाद में जब पहली बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सदन में बोला था तो ये बहुत साफ किया था कि जो हमारी शंका है वो शंका तो बरकरार ये ईवीएम के ऊपर में, अगर हम 80 सीटें लेकर के भी आते तो वो शंका हमारी दूर तो हुई नहीं है। और उसी प्रकार से मिल्कीपुर का अगर जो परिणाम है वो हमारे पक्ष में भी आता, तब भी जो ये जो प्रश्न है कि हम लगातार साक्ष्य के साथ में, वीडियोस के साथ में, फोटोज के साथ में नामजद कंप्लेंट करते रहे इलेक्शन कमीशन के पास में, और इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान नहीं लिया। ये फैक्ट तो नहीं बदला जा सकता ना। और ये फैक्ट है तो इस पे प्रश्न पूछा ही जाएगा। और जो है इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट अगर जो है आवाज उठाना ये कोई गैर संवैधानिक नहीं किया है। वही संविधान का, जहाँ जिस संविधान से संवैधानिक बॉडी है वही संविधान जो है हमें इस बात का राइट देता है कि हम जो है प्रश्न उठा सकते हैं। अगर हमें लगता है कि इनकी गतिविधियां सही नहीं है तो हम क्या, एक आम आदमी भी जो है प्रश्न उठा सकता है और पूछ सकता है, वो संवैधानिक अधिकार है। इनसे पूछिएगा जब 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी जी जो है प्रश्न उठा रहे थे इलेक्शन कमीशन के ऊपर में, 2012 में जो है राजा सिंह जी इलेक्शन कमीशन के ऊपर में प्रश्न उठा रहे थे, 2014 में नरेंद्र मोदी जी जो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर में प्रश्न उठाए, और यही वेस्ट बंगाल 2019, 2021 में अमित शाह है, नरेंद्र मोदी है, उन्होंने प्रश्न उठाया कि नहीं वहाँ पे प्रशासन जो है पार्शियलिटी कर रही है, तब जो है कोई गलत कार्य नहीं हो रहा था। ठीक है पूजा जी, मैं आती हूँ पूजा जी, मैं आ रही हूँ। विनय जी का रुख कर लेते हैं। विनय जी, सवाल इस बात को लेकर है जो अभी मिल्कीपुर में जो रुझान आ रहे हैं, देखिए तकरीबन इसे फाइनली समझा जाए क्योंकि अंतर काफी ज्यादा हो गया है। ऐसे में इस चुनाव को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि इस पे तो एड़ी चोटी का जोर दोनों ही पार्टियों ने लगा दिया था। देखिए सीधे तौर पर ये चुनाव भाजपा के लिए करो या मरो की स्थिति थी, क्योंकि जब अयोध्या के लोकसभा सीट का परिणाम आया था उस समय माना गया था कि राम की जो जन्मस्थली है जिसको लेके भाजपा ने इतनी बड़ी सियासत की, वो सीट तक भाजपा नहीं जीत पाई। इसको लेकर सियासत थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे मंत्रियों की फौज लगाई, संगठन के सारे लोगों को वहां पे तैनात किया। लेकिन अगर पूरा ओवरऑल अगर आप सिनेरियो को देखें, ये कह सकते हैं कि उपचुनाव सीधे तौर पे किसी का आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, उपचुनाव में ज्यादातर जनता के मन में एक भाव इस बात को लेकर रहता है कि कम से कम जो सरकार चुनी हुई है उसको अगर हम वोट देंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। तो एक तो माइंडसेट यही काम करता है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक सीट के उपचुनाव के लिए पूरी ताकत झोंकी, वो भी देखने वाली बात थी। तो हम कह सकते हैं कि इससे पक्ष विपक्ष के जो मॉरल असर पड़ता है वो अपनी जगह है, लेकिन एक सीट के चुनाव परिणाम से न तो अभी इस बात के गुमान में आ जाना चाहिए कि अब हमारे पक्ष में हवा बह गई है, और न एक सीट से हार जाने से इस भ्रम में आना चाहिए कि अब हमारे पक्ष में हवा नहीं है। तो कभी कुछ ही दिन पहले लोकसभा के चुनाव परिणाम आए हैं, तो मुझे लगता है दल जो भी जीता है उसको और मेहनत करनी, जो हार गया उसको भी आत्मचिंतन करे, आत्ममंथन करे, क्यों हारे हैं, कहाँ कमी रह गई कि अगर हम लोकसभा जीत गए तो विधानसभा क्यों हारे,
केवल इस बात का आरोप प्रत्यारोप करके काम नहीं चलेगा कि सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग हुआ। जो भी सत्ता में सरकारें रही हैं उनको उपचुनाव में उन पर समय समय पर इस तरह के आरोप लगे हैं, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो। जब जब उपचुनाव होता है तो मुझे लगता है कि आपको अपने सिस्टम को, अपने वर्कर को और मोबिलाइज करने की जरूरत है, तब जाके चीजें और स्पष्ट होंगी। लेकिन हाँ, ये परिणाम पहले से भी संभावित था, क्योंकि जिस तरीके से वहां के सिनेरियो निकल कर आ रहे थे उससे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव को आसानी से जीत लेगी। रमाकांत जी का मैं रुक कर लेती हूँ। रमाकांत जी, देखिए डर तो था, इस बात को तो आप मानेंगे ना, अयोध्या की सीट, फैजाबाद सीट निकलना हाथ से और उसके बाद तमाम सवाल उठना, जबकि राम मंदिर का मुद्दा इतना बड़ा, भारतीय जनता पार्टी इतनी वाहवाही इस पे लूटती थी, उसके बावजूद 25 कैबिनेट मंत्री आपने इस सीट पर चुनाव प्रचार के लिए उतार दिए, तमाम संगठन के मंत्री उतार दिए, तमाम जो नेता हैं यहाँ पे चुनाव प्रचार कर रहे थे, हर स्तर पर आपने मैनेज किया कहीं ना कहीं कि वोट जो है हमारे खाते में जाए, और मुख्यमंत्री पहुंचे वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए, प्रधानमंत्री कुंभ में उस दिन गए जिस दिन वोटिंग हो रही थी। ये इतना ज्यादा डर, इतना ज्यादा खौफ क्यों था इस सीट पर, अगर आपको लगता है कि इतनी ही आसानी से निकल जाती? नेहा जी देखिए, इसको डर और खौफ नहीं कह सकते। क्या कहते हैं? हमारा संगठन में काम करने का एक तरीका है। हाँ। आप देखेंगे कि हम माइक्रो लेवल पर काम करते हैं। आपने दिल्ली का अभी आप विधानसभा चुनाव का नतीजा आ रहा है। हाँ। और मुझे लगता है कि ये समझने की बात है कि जो 25 सालों से हम दिल्ली में नहीं थे, वो हम देख रहे हैं कहीं न कहीं हम अपने आप को फिर वापसी कर रहे हैं। यही मिर्चीपुर में निश्चित तौर पर आपने 4 दिन के जो नतीजे थे वो आंकड़े बिल्कुल। मैं रोक रही हूँ यहाँ पर रमाकांत जी, इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर दिल्ली से आ रही है। बता दें आपको कि अरविंद केजरीवाल हार गए हैं। बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया की भी हार हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आप तक पहुंचा दें। केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव हार गए हैं। देखिए, बड़ी हार आम आदमी पार्टी के लिए ये है। हाथ से सत्ता निकल जाना एक बात है, लेकिन अपनी ही सीट हार जाना ये एक बड़ी हार है अरविंद केजरीवाल की। मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से हार गए। देखिए, डिप्टी सीएम रहे, शिक्षा मंत्री भी रहे, और उसके बाद जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो तमाम सवाल खड़े हुए, और उसके बाद अपनी ही सीट हार जाना। आतिशी मौजूदा मुख्यमंत्री पीछे चल रही हैं। देखिए क्या हालात फिलहाल आम आदमी पार्टी की इस वक्त कंडीशन जो है होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ओखला से अमानतुल्ला आगे चल रहे हैं। दिल्ली में बड़ा उलटफेर है। दिल्ली की जनता स्पष्ट कर देती है, जब सत्ता पे बैठाती है तो फिर हटाने के लिए भी वो बहुत ज्यादा देर नहीं लगाती है। तो यानी कि अगर जो भला करेगा वो सत्ता पर काबिज होगा, और जो नहीं करेगा, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लग जाएंगे, उसको साइडलाइन करना भी दिल्ली की जनता बहुत अच्छे से जानती है। देखिए, एक अच्छा खासा वक्त दिया आम आदमी पार्टी को, लेकिन जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उसके बाद वो वायदे जो आम आदमी पार्टी ने किए थे उसे पूरा करने में असमर्थ साबित हुई, तो दिल्ली की जनता ने जो फैसला सुनाया वो आप सभी के सामने है। लेकिन ये बड़ी हार है। देखिए, आम आदमी पार्टी की, अगर केजरीवाल यहाँ से हार गए, नई दिल्ली अपनी सीट हार गए, और प्रवेश वर्मा जो उनके ऑपोजिट खड़े हुए भारतीय जनता पार्टी से बड़ी जीत, अपने चुनावों को लेकर, अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं प्रवेश वर्मा, लेकिन एक बड़ी जीत यहाँ पर उनकी कही जा सकती है। हालांकि भले ही अंतर ज्यादा ना हो, लेकिन एक बड़ी जीत प्रवेश वर्मा की है। बहरहाल, एक बार फिर से अपने मेहमानों का रुख करते हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस बात का जिक्र आप रमाकांत जी कर रहे थे उसको पूरा कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाती हूँ डिबेट। जी, मैंने कहा कि राजनीति आप अगर झूठ के आधार पर करते हैं तो बहुत दिन नहीं चलेगी। हाँ। क्योंकि ये चीज हम देख रहे हैं, जो कि खास करके जो विधानसभा के पिछले 1 साल के नतीजे देख लें, हाँ। तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता से सबक लेने का जो पार्टियों का काम है। दिल्ली का जिस तरह से आपने देखा नतीजे आ रहे हैं, जैसे मिर्चीपुर का या जो 10 जो उपचुनाव हुए हैं, खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर में, जो 4 जून को जिस तरह से नतीजे आए थे लोकसभा में, और लोकसभा के बाद जिस तरह से विधानसभा के उपचुनावों में जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं जनता भी दिखा रही है। उपचुनाव तो अक्सर देखा जाता है ना सर, कि मौजूदा वक्त में जिसकी सरकार होती है राज्य में, उसी के फेवर में जाता है। अमूमन तो यही देखा जाता है कि जनता अपना भला ही देखती है, कि अगर जिसकी सरकार है, हमारे क्षेत्र का ज्यादा विकास होगा, उसी की सीट दे देते हैं। अमूमन तो यही होता है। नेहा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जिसकी सरकार होती है
उसके बाद में नतीजे भी उसी के फेवर में होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि खासकर कि ये कोई, मुझे नहीं लगता कि ये बेसिक चीज है। बेसिक चीज ये है जो कि आपकी संगठन की मजबूती, माइक्रो लेवल पर आप जनता के साथ किस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं, ये सारी चीजें देखी जाती है। जनता के जो मूलभूत मुद्दे हैं वो क्या आप कितने कठोरता से आप विधानसभा या सदन के अंदर में उठाते हैं, ये सारी चीजें मायने रखती है। नतीजे ऐसे नहीं आते। हाँ, झूठ हो सकता है, जो क्षणिक आपको जो नतीजे हैं वो आपके फेवर में कर दे, लेकिन झूठ की खेती आप जल्दी, मुझे नहीं लगता है कि लंबे अंतराल तक आप चला सकते हैं उसको। तो मुझे लगता है कि देखिए, इस बीच कुंभ को लेकर भी तमाम आरोप लगे और आप लोगों ने उन मसलों को भी खूब उठाया। ये कह रहे हैं कि आप मुझे ये बताइए कि क्या मसला रहा ऐसा कि मिल्कीपुर में ये परिणाम निकले। अब पूरी तरह से कह देना देखिए चुनाव आयोग ने ठीक नहीं किया, पूरी तरह से ठीक रहा, उन पे फोड़ देना भी ठीक नहीं, क्या लगता है क्या मसले रहे? देखिए नेहा जी, एक पहलू ये है कि पूरा का पूरा सरकार लगी हुई थी उस चुनाव मैदान में। हाँ। दूसरा पहलू ये है कि पूरा का पूरा प्रशासन लगा हुआ था। तीसरा पहलू ये है कि समाजवादी पार्टी लगातार कैंपेन करती रही, उस पर इलेक्शन कमीशन ने ध्यान नहीं दिया। और जो है चौथा पहलू ये हो सकता है कि आपने ये जो चलती है कि जो जनता है, जनता देखती है कि उसके लिए कार्य कौन करेगा। और अभी क्योंकि भाजपा की सरकार है और ये सच्चाई है कि भाजपा की जो है, और जब अभी मिल्कीपुर का चुनाव होना था तो वहां पे ऐसे मुझे भी जानकारी है इस बात की, जो छोटे छोटे लोगों ने कह भी दिया और तुरंत खड़ंजे बन गए। कहीं कॉलोनी में गेट भी लगवाने हैं तो भी तुरंत सरकार ने लगा दी। मतलब उनको प्रोसेस जो होता है नहीं, एप्लीकेशन लगाना, चक्कर काटना, वो नहीं करना पड़ा। तो जनता ये भी देखती है कहीं ना कहीं कि अगर जो है अगर हम इनको चुन देते हैं, क्योंकि इनको 27 में फिर हमारे सामने आना है, तो उसके लिए हम अभी से जो है कार्य करते रहेंगे। हम जो भी कहेंगे, जो भी हमारे प्रगति के लिए जरूरत होगा, ये जो अगर सत्ता पक्ष का रहेगा तो तुरंत हमारी बात को सुनेगा और तुरंत हमारे लिए कार्य करेगा। ये मुझे लगता है कि 5-6 फैक्टर्स मिला करके इस तरीके का परिणाम आया हुआ है। और मैं फिर कहूंगी कि ये भी तो है ना कि उन बेसिक मुद्दों को क्या आप अच्छी तरीके से उठा पाए मिल्कीपुर में, जो सरकार के अगेंस्ट जा सकते थे? क्या मुख्य विपक्ष होने की भूमिका अच्छे से निभा पाए क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम मुख्य विपक्ष होने की भूमिका आज भी निभा रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ने हमारी बातों को नहीं ध्यान दिया, दरकिनार करे, तो हम प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर वहां पे बिना नोटिस के बुलडोजर चल जाता है तो हम जाकर के वहां पे खड़े होते। वहां की जनता अगर परेशान रहती है तो उनके साथ में अगर खड़े होने का कार्य किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया हुआ है। अगर हम जो मुद्दों को नहीं उठा रहे होते तो सरकार शॉट आउट कैसे कर रही होती? उनको पता कैसे चल रहा होता कि यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी का चल रहा है तो जाकर के इसको शॉट आउट किया जाए, समस्या को सॉल्व किया जाए। एक बार फिर से विनय जी, तकरीबन 42,000 वोटों का अंतर है इस सीट पर। ये अंतर जो है एक बड़ा अंतर से कहेंगे। अब देखिए, जब कोनरकी का परिणाम आया था तो जहाँ पर समाजवादी पार्टी को लग रहा था कि वहाँ पर लगभग 60% संख्यक मतदाता है और वो सीट आराम से जीत लेंगे, तो जब वहाँ 1.25 लाख का अंतर हो सकता है तो मिल्कीपुर के अगर 40 और 42,000 या 50,000 के मार्जिन अगर अंतिम तक आता है तो उसमें बहुत हैरान होने वाली बात नहीं है। मैं पहले ही कहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जिस दिन से लोकसभा का चुनाव परिणाम आया था और अयोध्या की सीटें हारे थे, उस दिन से उनके लिए साख का सवाल था कि जीत तो होगी, लेकिन जीत का मार्जिन बड़ा करना, कि एक संदेश देना है कि अयोध्या की जनता ने जो गलती हुई थी उसका एक तरह से प्रायश्चित कर लिया या अपनी गलती को सुधार लिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी ताकत लगी थी सिर्फ जीत के लिए नहीं लगी थी, वो वोटों के अंतर को बढ़ाने के लिए लगी थी। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी इस बात से आज कम से कम इत्मीनान की सांस ले रही होगी कि जो उसका परिश्रम था वो कामयाब हुआ है। क्योंकि एक मोटा वोट बैंक जो था, खासतौर पर कि पारसी समुदाय से आते थे अवधेश जी, तो पारसी समुदाय रहा हो, चाहे यादव मतदाता रहा हो, चाहे मुस्लिम मतदाता रहा हो, सपा का वोट बैंक था। और आपने देखा होगा लास्ट मोमेंट पे इसलिए टिकट बदला भारतीय जनता पार्टी ने, उसने भी अपने कैंडिडेट को पारसी जात से उतारा, जिससे अवधेश कुमार जी जो लोकसभा का चुनाव जीते थे, उनके बेटे चुनाव मैदान में थे, एक संदेश जाए कि हमारे लिए भी वो पीडीए वाला मसला नहीं है, हम एक बराबर पैटर्न पे चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे भी जो कैंडिडेट है तो उसी समुदाय से आते हैं। तो जो वोटों का बिखराव है उसको कम से कम भारतीय जनता पार्टी रोककर अपने खाते में ले सके। और शायद उसी का ही परिणाम रहा कि जिस तरीके से एग्रेसिव समाजवादी पार्टी पीडीए का मुद्दा उठाती थी, इस उपचुनाव में उस पर्टिकुलर मिल्कीपुर विधानसभा सीट को वो नहीं उठा पाई। जी मैं एक बार फिर से पूजा जी का रुख कर लूंगी। पूजा जी कितना इत्तेफाक रखते हैं, वो पीडीए का मसला वो क्या नहीं इतने बेहतर तरीके से उठा पाए क्या आप लोग? ये भी एक रहा। नेहा जी, जो है समाजवादी पार्टी पीडीए का जो मुद्दा लेकर के चल रही है, तो हमेशा से मुखर होकर के मुद्दे को उठाते चली आ रही है। मैंने आपसे एक बात कही कि जनता ने नकार दिया। अगर आप कह रहे हैं कि चलिए उठाया हमने इस विषय को,
तो फिर जनता ने नहीं, नकार दिया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सब साइडलाइन कर दिया। नेहा जी देखिए, हमने लगातार आपको बताया कि क्या क्या पैमाने हो सकते हैं जिन कारणों से जो है समाजवादी पार्टी की वहां पे हार हुई। और मैंने साथ में ये भी बताया कि मुद्दे हम उठा रहे थे, तभी सरकार को पता चल रहा था कि उन्हें जाकर के मुद्दों को शॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अगर बाई इलेक्शन में जीत चाहिए होगी तो अगर हम मुद्दे ही ना उठाते तो आपको क्या लगता है कि जो है हर जगह पे कार्रवाई इतनी फास्ट तरीके से होती? क्या नहीं होती। जैसे आपको पता होगा कि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन कहीं पहुंच रहा है, उसके जस्ट तुरंत बाद ही जो है भाजपा के लोग पहुंच जा रहे हैं, सरकार मदद पहुंचा दे रही है, सरकार वहां पे कार्य कर दे रही है, क्योंकि हम मुद्दों को मुखर होकर के उठा रहे थे, हम जनता के बीच में उनके साथ में खड़े होकर के लड़ रहे, तब जाकर के सरकार को अंदाजा लगा था कि हाँ ये कार्य कर देना है। यहाँ आप लोग कह रहे थे अयोध्यावासी नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, अब तो नहीं कहेंगे? बिल्कुल, अयोध्यावासी नाराज है। ये भी जो है 2027 का भी चुनाव दूर है और इन सब चीजों से जो चार पहलू को अगर साइड लाइन कर दिया जाए तो आपको पता चलेगा कि वोट में कितनी कमी आ जाएगी। हालांकि जो है जनता भी अपना भला देखती है और फिर जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न आगे भी रहेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने हमारे एक भी कंप्लेंट पे संज्ञान नहीं लिया। ठीक है, रमाकांत जी क्या फेवर में रहा ये बताइए, आप लोगों के फेवर में क्या रहा? नेहा जी देखिए, हमने माइक्रो लेवल पे काम किया। मैं बार बार यही चीज कहता हूँ, देखिए हमारा जो संगठन है वो बिल्कुल जमीनी स्तर पर काम करता है। संगठन ही काम करता है, सरकार के जो कामकाज है जो जनता तक पहुँचते हैं वो भी पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते? बिल्कुल पहुँचते हैं। और जो मूलभूत बातें हैं, अभी पूजा जी कह रहे थे जो कि हमने मुद्दे उठाए, क्या हमें मुद्दों के बारे में जानकारी नहीं है क्या? जो समाजवादी पार्टी मुद्दे उठाएगी और हम उस मुद्दे के ऊपर में काम करेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि हम अगर सत्ता में 2017 से हैं, निश्चित तौर पर हमने जनता से उन कामों को किया है और वो हमें उदाहरण के तौर पर हम देख रहे हैं इस चीज को। ठीक बात है, क्योंकि लोकसभा में आंकड़े अलग आए थे, लेकिन अब आप अगर देखेंगे तो ये आंकड़े आपको नतीजे जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं ये लगातार जारी रहेंगे। और मुझे लगता है जो कि जब हमारा संगठन काम करता है पूरे जमीनी स्तर पर, चुनौती थी। अच्छा बताइए, चुनौती थी इस सीट को फतेह हासिल करने की या नहीं, या फिर सिर्फ अंतर का फर्क था जो विनय जी कह रहे थे कि अंतर ज्यादा बढ़ाना है, इसके लिए ये पूरी फौज उतारी गई थी? नहीं, ऐसा नहीं है, अंतर के लिए बात नहीं है, बल्कि बात ये है क्योंकि हमने अपने संगठन को, हमारे संगठन के ऊपर में हमें पूरा विश्वास था। और निश्चित तौर पर जब संगठन काम करता है तो वो ये नहीं देखता है जो कि आपका लेवल क्या है, आपका क्या है, आप हर कोई कार्य करता है। पार्टी का यही एक मोटो होता है, पार्टी का एक संगठन का एक यही स्वरूप है, क्योंकि हर एक व्यक्ति कार्य करता है और कार्यकर्ता जब जमीन पर काम करता है तो नतीजे इसी तरह से आते हैं। वो कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव में काम नहीं कर पाए थे, उस समय में नैरेटिव एक अलग था। निश्चित तौर पर आंकड़े, मैं भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ क्योंकि आंकड़े अलग थे, ये मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन उस समय में जो नैरेटिव सेट किया गया था वो नैरेटिव ध्वस्त हो चुका है और आगे आप देखेंगे नतीजे बिल्कुल आपको पॉजिटिव आएंगे, नतीजे अलग आएंगे। तो समाजवादी पार्टी अपेक्षा कर रही थी, चाहे आप देखेंगे जो कि 10 जो चुनाव हुए हैं, 10 सीटों के ऊपर में जो चुनाव हुए हैं वो नतीजे हम सबके सामने में है। चलिए, क्या एक्सपेक्ट था, उम्मीद क्या थी रमाकांत जी, उम्मीद क्या थी, कितना अंतर से जीतेंगे? आप ही कह रहे जीतने के लिए हम आश्वस्त थे, लेकिन अंतर क्या सोच के बैठे थे आप लोग? ये कम से कम 50,000 का तो मार्जिन तो हम पहले ही लगा चुके थे, क्योंकि 16वें राउंड में हमने देखा है जो कि 40,801 का बढ़त है। तो मुझे लगता है जो कि जिस तरह से 6-7 राउंड और होने से तो आगे हो सकती है, राउंड बढ़ गई होगी, तो ये 50,000 का मार्जिन हम लोगों ने सोच रखा था, क्योंकि 50,000 का मार्जिन जरूर रहेगा। विनय जी, अभी क्या अपडेट चल रही है सर? ये बताएं कि अभी जो वोटों का अंतर है कितना है? अब देखिए, फाइनल जब तक सारे टेबल एक साथ मिलकर नहीं आते हैं, लेकिन अभी तक लगभग 38,000 की बात कही जा रही थी, लेकिन जब सारे टेबल गिनकर आ जाएंगे सामने उस समय परिणाम स्पष्ट होगा। लेकिन अब मसला सिर्फ मार्जिन ही काउंट करना है, जीत हार का तो मसला रहा नहीं। तो इसलिए जो सारा केंद्र बिंदु है इस बात पर है कि किस तरह का ओवरऑल रिजल्ट निकलता है। लेकिन इस समय यूपी में भी ज्यादा चर्चा दिल्ली के चुनाव की हो रही है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उत्साहित हैं, मिल्कीपुर के सीट से नहीं उत्साहित हैं, वो दिल्ली के परिणाम को ज्यादा खुश हो रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि जो बनबास था उनका वो खत्म हुआ है। तो 15 साल शीला दीक्षित ने राज किया, 10 साल केजरीवाल जी ने किया, तो लगभग 25 साल के बाद अगर आप सत्ता में लौट रहे हैं दिल्ली में, तो उसकी खुशी यूपी में ज्यादा देखी जा रही है। और सर जीतना और शानदार तरीके से जीतना, सर दोनों में अंतर है। और ऐसे में जब केजरीवाल की सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी निकाल लेती है, या फिर आतिशी को हरा देते हैं, या फिर
यूं कहे कि मनीष सिसोदिया को हरा देते हैं, तो ये जो जीत है, ये क्या वाकई शानदार जीत कहें? देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि आपको याद होगा जब दिल्ली में भाजपा की सरकार थी, एक सेकंड माफ कीजिएगा, मैं करेक्ट कर देती हूँ। आतिशी जीत गई हैं, जो अभी अपडेट हम तक पहुंच रहे हैं। भले ही वो पीछे चल रही थी, लेकिन फिलहाल उनकी जीत की खबर है। विनय जी बात पूरी करें अपनी। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे आपको याद होगा जब दिल्ली में कुछ समय के लिए सुषमा जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस समय महंगाई का मुद्दा चरम पर था दिल्ली में, और उसके चलते दिल्ली की सरकार चली गई। एक समय में साहब सिंह वर्मा, मदन लाल खुराना दिल्ली में जरूर उन्होंने सीएम की कुर्सी पर भाजपा की तरफ से राज किया, लेकिन शीला दीक्षित जब आई तो एक तरीके से गुड गवर्नेंस के नाम पर उन्होंने 15 साल राज किया। लेकिन जब उनकी भी सत्ता की विदाई हुई तो भ्रष्टाचार के आरोप में गई और केजरीवाल सत्ता में आए, और आज जब केजरीवाल की विदाई हुई है, वो भी मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव हारे हैं, तो भी भ्रष्टाचार के आरोपों में ही चारों तरफ से घिरे हुए थे। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो आम आदमी पार्टी की अगर सत्ता से आज विदाई हुई है, तो उसमें नीचे तौर पर कार्यकर्ताओं के, जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और संघ के लोग थे, उनकी मेहनत और खुद आपका जो कर्म था, क्योंकि जिस इमेज के साथ आप आई थी, कोई हर पार्टियों से अलग काम करती है, उसमें शायद वो चूक गई, जनता को यह संदेश देने में नाकाम रही, तो वो बाकी पार्टियों से अलग है। और इसी का चुनाव परिणाम में आपको सीधे सीधे सब देखने को मिल रहा है कि आज की तारीख में सीधे तौर पर आपकी एक तरीके से कहें विधिवत विदाई कम से कम दिल्ली की जनता कर रही है। हाँ, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विनय जी, बहुत शुक्रिया रमाकांत जी आपका, पूजा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सीधे जुड़ने के लिए। और दिल्ली से जुड़ी बड़ी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे ले रहे हैं, चल लौटते हैं।